आजकल किसी प्रोडक्ट पर हैंडमेड और लिमिटेड एडिशन लिखा हो तो बस लोग पागल हो जाते हैं। अगर मैं कहूँ भारत का एक आर्ट यही सब पिछले 4000 सालों से कर रहा है, तो असली ओजी है कौन? वैसे तो डोकरा का प्रमाण हमें प्रत्यक्ष रूप से मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के मूर्तियों में मिलता है, जिसमें से डांसिंग गर्ल जो कि नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है, वह मूर्ति ढोकरा ही पैटर्न से बनी हुई है, जिसे वैक्स लॉस्ट मेथड कहते हैं। डोकरा अपनी यूनिक हैंडमेड आइडेंटिटी के लिए जाना जाता है और बस्तर का डोकरा आज आर्ट मार्केट में इसलिए बूम कर रहा है क्योंकि कलेक्टर्स इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर्ट के रूप में देखने लगे हैं। जितने भी हस्तशिल्प वाली वस्तुएं होती हैं वो खर्च नहीं होती है, जो मशीनें से बनी हुई चीज होती है वो खर्च होती है। ये एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाता है, क्योंकि हाथ से बनने वाली चीज कॉपी नहीं हो सकती। जो भी रहेगा एक ही पीस रहेगा। वर्ल्ड में आपके पास जो पीस है वो एक ही पीस है आपके पास में। बहुत मेहनत लगता है। एक दिन में तो कुछ बनेगा नहीं, 2-3 दिन होने से दिखाई देगा काम। सबसे ज्यादा समय और मेहनत लेने वाला ये पूरा प्रोसेस नदी किनारे की मिट्टी से शुरू होता है। पहले इसी मिट्टी से एक मॉडल का ढांचा तैयार किया जाता है। इस ढांचे को 2 से 3 दिन तक धूप में सुखाया जाता है। सूखने के बाद इस पर मिट्टी की एक और लेयर चढ़ाई जाती है और फिर शुरू होती है डोकरा की सबसे जटिल और कलात्मक मोम की प्रक्रिया। गर्म की हुई मोम को पहले पतले धागों का रूप दिया जाता है, फिर आर्टिजन्स मॉडल पर मोम के इन धागों से आकार देना शुरू करते हैं। इन वैक्स के पैटर्न्स को शेप देने में माइक्रोस्कोपिक लेवल की प्रिसीजन लगती है। एक एक लाइन उन हाथों की विरासत को दोहराती है जो सदियों से इस आर्ट को जिंदा रखे हुए है। इस डिटेल्ड मोमकारी के ऊपर एक बार फिर नदी किनारे की मिट्टी लगाई जाती है और फिर खेत की मिट्टी में भूसा मिलाकर एक और लेयर चढ़ाई जाती है। तब जाकर शुरू होती है भट्टी की असली प्रक्रिया, जहां ये कला अपने अंतिम रूप की तरफ आगे बढ़ती है। हम लोग पीतल लाते हैं बर्तन दुकान से, टुकड़ा टुकड़ा करते हैं हथौड़ी के साथ, फिर मिट्टी का कटोरी बनाते हैं। हम लोग कटोरी में पीतल डालते हैं, सामान के फिर जॉइंट कर देते हैं मिट्टी के साथ और उसमें भट्टी में डाल देते हैं उसको। फिर उसके बाद हम लोग पंखा घुमाते हैं पीतल बनाने के लिए। हम लोग फिर जो है ना चिमटा से उसको हिलाते हैं, पानी टाइप का लगता है, तब जाकर हम लोग पलटा देते हैं उसको। वो ठंडा होने के बाद फोड़ते हैं। इतना लंबा प्रोसेस, इतनी मेहनत, फिर भी बिजनेस और डिजाइन एक्सपोजर ना होने की वजह से आर्टिजन्स अपने ही आर्ट पीसेस बनाने के लिए मेटल तक अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ये जो कला है बहुत महंगी भी थी, तो पीतल धातु इसमें लगता है तो बहुत महंगी पड़ती थी। सरकार ने इस इशू को समझते हुए बस्तर में डोकरा को ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में चुनकर आर्टिजन्स के लिए सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ही नहीं बनाई, बल्कि उन्हें मार्केट सपोर्ट से लेकर डिजाइनिंग एक्सपोजर तक हर लेवल पर रियल सपोर्ट देना शुरू किया। तब से ना जैसा डिजाइनर भी आते हैं, डिजाइन का काम कराते हैं हम लोग को। हम लोग से थोड़ा सीखने भी होता है और थोड़ा बहुत हम लोग को थोड़ा जानकारी भी अच्छा से होता है। तो इस हिसाब से सरकार भी ना बहुत हम लोग को ना सुविधा कराती है। कभी नया मॉडल निकला है जो मूर्ति बनाते हैं, हाथी घोड़ा बनाते हैं, दुनिया भर बनाते हैं, अधिक सीख गए। बस्तर ढोकरा को ODOP मिलना एक सराहनीय कदम है और यह एक उचित सम्मान मिला है हमारे आर्टिस्टों को। GST 2.0 से डोकरा पर लगने वाला 12% टैक्स सिर्फ 5% कर दिया गया और इस बदलाव ने सच में आर्टिजन्स का पूरा बोझ हल्का कर दिया। सीधा 7% का फर्क पड़ना इसकी लागत को बहुत कम करता है और जो डिमांड रुक गई थी वो वापस उसमें एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है, जो कि बस्तर के कारीगरों को एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान करेगी। ये क्राफ्ट 4000 साल पहले भी आइकॉनिक थी और आज भी आइकॉनिक है। सो अब समझ आया ना असली ओजी कौन है?